नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। अखिलेश का केंद्र पर हमला, कहा मजदूरों का किराया लेना शर्मनाक। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्यों से रेल किराया लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है कि ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। इससे पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज तक के ई एजेंडा कार्यक्रम में मजदूरों का रेल किराया राज्य से वसूलने के मसले को हास्यास्पद बताया था। उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से पैसा नहीं लेना चाहिए, ये हास्यास्पद है, केंद्र को इसमें सहायता देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि बेहतर रोजी के लिए लोग बाहर जाते हैं। इस संकट की घड़ी में उनके आने के लिए हमने केंद्र से ट्रेन के लिए बात की थी। कोटा में फंसे राज्य के छात्र बस से आए, उन्हें 2 दिन का वक्त लगा और कठिनाई हुई, इसीलिए हमने ट्रेन चलाने की अपील की थी। ट्रेन भारत सरकार की है और मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार से केंद्र पैसा ले, ये गलत है। इससे पहले अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा था। पूर्व सीएम ने कहा था कि भाजपा सरकार को किसानों के हितों की परवाह नहीं है। जिलों के अधिकारी भी किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। गेहूं और आम की फसल की हुई बर्बादी का सरकार के पास कोई ब्यौरा नहीं है। हाल ही में अखिलेश ने कोरोना से निपटने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों को निशुल्क घर वापस लाने का बीजेपी ने तोड़ा भरोसा, श्रमिकों से लिए जा रहे टिकट के पैसे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भाजपा सरकार पर मजदूरों को छलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि निशुल्क घर वापसी के केंद्र सरकार के भरोसे के विपरीत बेहाल श्रमिकों से टिकट का पैसा लिया जा रहा है। लल्लू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ भरोसा दिया था कि मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निशुल्क घर वापस पहुंचाएगी, टिकट का पैसा राज्य सरकार अदा करेगी, लेकिन अब मजदूरों से पूरा पैसा वसूला जा रहा है। यही नहीं, टिकट से भी ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं। मजदूर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर कोष का सरकारी ऑडिट होना चाहिए, प्रियंका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि आम लोगों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं और ऐसे में पीएम केयर्स कोष का सरकारी ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में लोगों से पीएम केयर्स कोष में 100 रुपए का योगदान देने से जुड़े जिलाधिकारी के एक कथित आदेश का हवाला देते हुए यह भी कहा कि देश के कई पूंजीपतियों के 68,000 रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डालने का भी हिसाब होना चाहिए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने ट्वीट किया, एक सुझाव, जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है, सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर्स कोष के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर्स कोष का सरकारी ऑडिट भी हो। उन्होंने कहा, देश से आगे भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ माफ हुए, उसका हिसाब होना चाहिए। संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, इसमें जनता और सरकार दोनों की भलाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने धनखड़ पर लगाया सत्ता हड़पने की कोशिश करने का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया कि वह कोरोना वायरस संकट के दौरान सत्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके और राज्य मंत्रियों एवं अधिकारियों के खिलाफ राज्यपाल के बयानों को अपमानजनक करार दिया जा सकता है। इसके जवाब में राज्यपाल ने कहा कि यह झगड़ने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पत्र तथ्यों और कानून दोनों आधार पर मजबूत नहीं है। मुख्यमंत्री को पिछले हफ्ते राज्यपाल ने 2 पत्र भेजे थे, जिसके बाद ममता ने यह तीखी टिप्पणी की है। दरअसल कोविड-19 के प्रसार के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया के मद्देनजर राजभवन और नबन्ना राज्य सचिवालय के बीच तकरार चल रही है। ममता ने धनखड़ को 13 पृष्ठों के अपने जवाब में कहा
एक राज्यपाल से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्द और इस तरह की विषय वस्तु, अभिप्राय और लहजे वाले पत्र भारत के संवैधानिक एवं राजनीतिक इतिहास में पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा, मेरे और मेरे मंत्रियों तथा मेरे अधिकारियों के खिलाफ आपके राज्यपाल के शब्द अपमानजनक, असंयमित, भयादोहन करने वाले और निंदनीय बताए जा सकते हैं। ममता ने राज्यपाल पर उपदेश देने और संवैधानिक नियमों का खुद पालन किए बगैर उसका प्रवचन देने तथा उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल उनकी मुख्यमंत्री की नीतियों से सहमत नहीं हो सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इसे उनके संज्ञान में लाने के अलावा उनके पास और कोई शक्ति नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी भुखमरी के कगार पर पहुंचे गरीब मजदूरों को बांटने के लिए भेजा गया 95 कुंटल राशन गायब। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से देश के करोड़ों गरीब मजदूरों वर्ग का काम धंधा बंद हो गया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, कई लोग तो अब भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इस हालत में उनके लिए राहत की बजाय एक और बुरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके हिस्से का 95 कुंटल गेहूं चावल गायब हो गया है। हालांकि मामला मीडिया में सामने आने पर आरोपी कोटेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गरीबों के राशन की कालाबाजारी करने के आरोप में शनिवार को हसनगंज क्षेत्र के एक कोटेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिवपुरम त्रिवेणी नगर तृतीय स्थित कोटेदार दुर्गा प्रसाद पर करीब 95 कुंटल गेहूं चावल की कालाबाजारी का आरोप लगा है। शनिवार को डीएसओ ने छापा मारकर यह गोलमाल पकड़ा। डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान इस दुकान पर 92 बोरे गेहूं और 61 बोरे चावल कम पाया गया है, यानी करीब 46 कुंटल गेहूं व 30.5 कुंटल चावल गोदाम में नहीं मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 18.80 कुंटल चावल भी नहीं था। वह बताते हैं कि गोदाम में राशन का ना होने का मतलब राशन की कालाबाजारी की गई है। कोटेदार समेत 2 अन्य लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने उठाए सवाल, आरोग्य सेतु एक जासूसी सिस्टम, लोगों की इजाजत के बिना इसे थोपना गलत। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के साथ ही सरकार ने अब सभी सार्वजनिक और निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। एक तरफ केंद्र सरकार आरोग्य सेतु ऐप का विस्तार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आरोग्य सेतु ऐप एक परिष्कृत निगरानी प्रणाली है जो एक प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा आउटसोर्स है, जिसमें कोई संस्थागत निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लिखा, इस ऐप के प्रति गंभीर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं हैं। प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन एक यूजर की सहमति के बिना नागरिकों को ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। भय के नाम पर लाभ उठाना गलत है। उल्लेखनीय है कि आरोग्य सेतु ऐप की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। गूगल प्ले पर इस ऐप को अब तक 50 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप को गृह मंत्रालय द्वारा निजी और सार्वजनिक दोनों सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का सरकार से सवाल, कब खत्म होगा लॉकडाउन और इससे बाहर कैसे निकलेगा देश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने देश में लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक बढ़ाए जाने को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि इससे बाहर निकलने की उनकी सरकार की योजना क्या है और यह पूरी तरह खत्म कब होगा। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया कि प्रवासी मजदूरों से किराया लिए बगैर उन्हें घर भेजने के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए और किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की इकाइयों और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम आदेश जारी कर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू कर दिया। न प्रधानमंत्री सामने आए, न राष्ट्र को संबोधित किया, न गृह मंत्री आए, यहाँ तक कि कोई अधिकारी भी सामने नहीं आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर फंड के लिए 100 रुपए वसूलने पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को सुझाव देते हुए ट्वीट कर कहा है कि जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है, तब सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर फंड के लिए वसूल रहा है।
तब हर नजरिए से यह उचित रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट भी हो। देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ माफ हुए, उसका हिसाब होना चाहिए। संकट के समय जनता के सामने पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इसमें जनता और सरकार दोनों की भलाई है। जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन, पानी, नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर फंड के लिए वसूल रहा है, तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर की सरकारी ऑडिट भी हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का तंज, बेबस नीतीश कुमार कंफ्यूजिया गए हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया। लालू ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन 2.0 शुरू होने पर आज से 16 रोज पहले सरकार से ट्रेन चलाने की मांग थी, लेकिन छोटे भाई टोटल कंफ्यूजिया गए हैं। न वेंटिलेटर, न बस, न रेल, उनका बेमेल जोड़ तोड़ का रेलम पेल। गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को केंद्र से प्रवासियों की वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह किया था। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और वर्तमान में रांची के एक अस्पताल में इलाज करा रहे लालू यादव ने अपने छोटे पुत्र और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के 15 अप्रैल के उस बयान को साझा किया गया है, जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि आदरणीय नीतीश जी, आप वरिष्ठ नेता हैं। जब उत्तराखंड में फंसे हजारों गुजरातियों को डीलक्स बस में विशेष इंतजाम करके अहमदाबाद ले जाया सकता है, तो गरीब बिहारियों को 21 दिनों बाद भी साधारण ट्रेन से वापस क्यों नहीं लाया जा सकता? कृपया केंद्र से बात कर गरीबों के लिए कोई रास्ता निकलवाइए। लालू यादव ने तेजस्वी यादव के एक और ट्वीट को साझा किया है, जिसमें कहा गया था कि 15 सालों की नीतीश भाजपा सरकार के पास बिहार में मात्र 600 बसें हैं, मगर सरकार का विज्ञापन खर्च 500 करोड़ है। हमने मजदूरों को वापस लाने के लिए सरकार को शुरू में 2000 बसों की सहायता प्रदान की है, लेकिन अहंकारी सरकार को बस मीडिया मैनेजमेंट के दम पर ही सारी जंग जीतनी है। लालू प्रसाद यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा, बेबस नीतीश कुमार, इस बयान का मतलब बुझा रहा है ना? लालू यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी के उस बयान को भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना ने नीतीश सरकार के 15 साल के विकास वाले गुब्बारे को फोड़ दिया है। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, बेदहाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध व्यवस्था, जिसे नीतीश कुमार बड़े चालाकी से शराबबंदी, दहेजबंदी, विशेष राज्य का दर्जा, चारा घोटाला आदि जैसे मुद्दों की चादर से ढके हुए थे, सबके सामने आ गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रायपुर में कोई केस नहीं, फिर भी उसे रेड जोन में रखना हैरानी भरा, बघेल। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश को 3 जोन में बांटा गया है। जोन के हिसाब से लॉकडाउन में राहत भी दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को रेड जोन में रखा गया है। सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताई है। ये एजेंडा आज तक में शिरकत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर में 4 मरीज मिले। 18 मार्च को पहला, 25 मार्च को 3 और मरीज मिले। 25 मार्च के बाद रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है। उसके बाद भी इसे रेड जोन में रखा गया है। ये हैरानी भरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैंने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव से भी बात की। मैंने कहा कि इसको रेड जोन में रखा जाना उचित नहीं है, क्योंकि रायपुर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। रायपुर को ग्रीन जोन में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें जवाब मिला कि रिपोर्ट देखने के बाद मालूम पड़ पाएगा कि क्यों ये रेड जोन में है। वह जिस भी जोन का हकदार होगा उसे उसमें रखा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ में 76 बीजेपी नेताओं को होम क्वारंटाइन का नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय जनता पार्टी नेताओं को होम क्वारंटाइन को लेकर नोटिस भेजा गया है। मौजूदा पार्षदों, पूर्व पार्षदों समेत शहर के 76 पार्टी नेताओं को क्वारंटाइन का नोटिस मिला है। दरअसल एक बीजेपी नेता के पिता और भाई के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान नोटिस देने में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। मामले के खुलासे के 10 दिन बाद बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बीच आरबीआई ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, लाखों खाता धारकों के पैसे अटके। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी सहकारी बैंक के ग्राहकों को झटका देते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मनी कंट्रोल के मुताबिक इसकी वजह से बैंक के करीब 1.25 लाख खाता धारकों पर संकट खड़ा हो गया है। बैंक की 485 करोड़ रुपए की एफडी भी अधर में अटक गई है। आरबीआई साल 2014 से ही लगातार बैंक पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा रहा है। इससे पहले 31 मार्च को अवधि बढ़ाकर 31 मई की गई थी, परंतु आरबीआई ने उसके पहले ही बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीकेपी सहकारी बैंक की नेटवर्थ में गिरावट इसके लाइसेंस रद्द करने का कारण बनी
है। ऑपरेशनल मुनाफा होने के बावजूद नेटवर्थ में गिरावट होने के कारण बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। मुंबई के दादर में सीकेपी बैंक का मुख्यालय है। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक बैंक का घाटा बढ़ने और नेटवर्थ में बड़ी गिरावट आने के कारण बैंक के लेन देन पर सवाल 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद से कई बार बैंक का घाटा कम करने का प्रयत्न किया गया। इसके लिए निवेशकों जमाकर्ताओं ने भी प्रयत्न किया था। इन्होंने ब्याज दर में कटौती की थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।